friends, good evening. So welcome to CA Final Indirect Tax by CA Meeta Mangal, and today we start a new chapter, chapter 12, a new chapter. Yes, अभी तक हम ITC कर रहे थे. मोस्ट प्रोबेबली आज पार्ट 1 हमारा हो जाना चाहिए और कल पार्ट 2 हो जाना चाहिए, मतलब 2 दिन में चैप्टर 12 खत्म. ओके या बिफोर आई फॉरगेट, मैं मॉर्निंग में 10 AM को आई एम टेकिंग MCQs और इसके लिंक मैं ग्रुप में डाल देती हूँ. हार्डली फ्यू स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, तो मैं आपको एवरीडे लिंक दूंगी, उसी लिंक पे ज्वाइन करना है. गेटिंग माई पॉइंट? ओके स्टार्ट करें. क्या है चैप्टर का नाम? पेमेंट ऑफ टैक्स. टैक्स पे कैसे करेंगे? या मेकिंग दैट्स ऑन यूट्यूब. आई शेयर द लिंक. अलग अलग यूट्यूब चैनल्स है, द 2-3 चैनल्स जिसमें हम लोग कंबाइन अलग अलग कर रहे हैं. am I clear? या मैं ऑन यूट्यूब. अच्छा क्यों चेयर आवाज कर रही है? ओके लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स स्टार्ट. पेमेंट ऑफ टैक्स. बॉस मुझे टैक्स पे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक you have to understand that there are 3 ledgers in GST: electronic liability ledger, electronic credit ledger, electronic cash ledger. कितने ledgers है GST में? There are 3 ledgers in GST. I hope you people are listening to me, understanding over here. Now पहले ये लेजर समझना जरूरी है कि इस लेजर में कौन सी एंट्रीज आती है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये 3 लेजर्स हम डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. ये 3 लेजर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? A to B, B to C. तो अभी मैं बात किसके पॉइंट से कर रही हूँ? बी की पॉइंट से. मैं बात किसके पॉइंट से कर रही हूँ? बी की पॉइंट से कर रही हूँ. सपोज ए ने बी को 1 लाख का माल दिया, उस पर 18,000 का टैक्स लगाया, टोटल 1,18,000 हो गया. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस और नो? तो बी इस पे टैक्स किसको देगा? अज्यूम करो FCM है. बी इस पे टैक्स किसको देगा? ए को देगा. और ए किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा. तो मुझे बताओ ये पैसा किसका? अब बी, ए और बी के बीच में ये पैसा किसका गवर्नमेंट को गया? अभी बी ने ए को दिया, ए ने गवर्नमेंट को दिया, तो किसके जेब से पैसा गवर्नमेंट के पास गया? राइट कमलेंद्र? बी. राइट वैभव? बी. पर मुझे बताओ एंड ऑफ द डे ये किसके जेब से पैसा जाना चाहिए? करेक्ट मेघना? करेक्ट. एंड ऑफ द डे एंड कंज्यूमर. मतलब ये बी का पैसा गवर्नमेंट के पास रखा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि बी का पैसा गवर्नमेंट के पास रखा है जो गवर्नमेंट को बी को वापस करना चाहिए, हाँ या ना? जो गवर्नमेंट को बी को वापस करना चाहिए, यस और नो? प्लीज कंफर्म. हमें क्लियर? तो ये ITC का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसका बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये लेजर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. गवर्नमेंट को ये पैसा बी को वापस करना है, इसलिए गवर्नमेंट की क्या है? लायबिलिटी है. इसलिए गवर्नमेंट की बुक्स में बी का कौन सा बैलेंस होगा? करेक्ट? क्रेडिट बैलेंस. गवर्नमेंट के बुक्स में बी का कौन सा बैलेंस होगा?
इसीलिए क्रेडिट लेजर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। अब अज्यूम करो बी आगे ये माल 1 लाख का 1,20,000 में बेचता है, 1 लाख का माल आगे एक 20 में बेचता है और एक 20 के ऊपर 18% GST चार्ज करता है विच इज 21,600। तो टोटल उसको 141,600 आता है, येस और नो? टोटल उसको 141,600 आता है, येस और नो? प्लीज कंफर्म। येस और नो? तो अब मुझे बताओ, अब बी ने ये पैसा सी से कलेक्ट किया, बी ने ये पैसा बी ने टोटल 141,600 कलेक्ट किया, तो बी ने ये पैसा सी से कलेक्ट किया जिसमें टैक्स कितना है 21,600 है। तो ये पैसा बी को गवर्नमेंट को देना है, बी की लायबिलिटी है। पर गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट को ये पैसा बी से लेना है, मेघना वेट, पर गवर्नमेंट को ये पैसा बी से लेना है, यस और नो? इसीलिए जब गवर्नमेंट को ये पैसा बी से लेना है तो गवर्नमेंट के बुक्स में बी का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। गवर्नमेंट की बुक्स में कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा कि नहीं होगा। अब देखो क्या हो रहा है, बी को गवर्नमेंट को 21,600 देना है और गवर्नमेंट को बी को 18,000 देना है। तो गवर्नमेंट बी को क्या बोलेगा, मुझे आपको 18 देना है, आपको मुझे 21,600 देना है। तो एक काम करते हैं, अपन 18,000 तो क्या कर लेते हैं, ऑफसेट कर लेते हैं। तो 18,000 का पेमेंट कैसे किया, बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यस और नो? बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यस और नो? यहां तक कोई कंफ्यूजन है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अब बचा कितना, 3,600। तो गवर्नमेंट बी को क्या बोलेगा, आपने क्लाइंट से 21,600 कलेक्ट किए, आप मुझे क्या कीजिए, आप मुझे 3,600 कैश में दे दीजिए। तो कैश में देने के लिए पहले आपको चालान के थ्रू बैंक में पैसा जमा करवाना पड़ेगा, और जैसे आपने बैंक में पैसा मतलब गवर्नमेंट के साइट पे पैसा जमा कराना पड़ेगा, और जैसे आपने जमा करवाया, इन शॉर्ट क्या हुआ, आपका पैसा गवर्नमेंट के पास रखा है, मतलब गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी कि मुझे वापस कस्टमर को देना है। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर? गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर इज कि 3,600 मतलब मैंने पैसा, जैसे अपन बैंक में पैसा रखते हैं ना, तो मेरे बुक्स में डेबिट बैलेंस, बैंक की बुक्स में मेरा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसे पहले बैंक में पैसे जमा करते हैं वैसे गवर्नमेंट के खाते में पैसे जमा करो। जैसे जमा कर दिए तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, ओके बी आपने मेरे खाते में पैसा जमा किया, मतलब ये पैसा मुझे आपको वापस करना है, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। इसलिए कैश लेजर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। देखो लायबिलिटी लेजर का डेबिट बैलेंस, कैश लेजर का क्रेडिट बैलेंस, समझ में आ रहा है। लायबिलिटी लेजर का कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटी लेजर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। और कैश लेजर का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगा, मुझे आपको 3,600 देना है, आपको मुझे 3,600 देना है, तो आप एक काम करो, आप आपके कैश लेजर को डेबिट करो और लायबिलिटी लेजर को क्रेडिट करके कहानी खत्म कर दो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आधी टाइम तो बच्चों को यही क्लियर नहीं होता है किसका बैलेंस क्या है, आधे टाइम तो बच्चों को यही क्लियर नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का क्रेडिट बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का भी क्रेडिट बैलेंस होता है,
और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर का डेबिट बैलेंस होता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, प्लीज कंफर्म। कोई कंफ्यूजन यहां तक प्लीज बोलो। एनी कंफ्यूजन टिल हियर, प्लीज कंफर्म। क्योंकि जब तक यही क्लियर नहीं होगा ना, आगे इतना इशू आ जाएगा ना, तो ये कॉन्सेप्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर में, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पेमेंट ऑफ टैक्स। चैप्टर का नाम क्या है? पेमेंट ऑफ टैक्स। एम आई क्लियर? तो जब मैं पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करती हूँ, तो टैक्स का पेमेंट करने का दो तरीका होता है, बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। हाँ या ना? हाँ या ना? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करके पेमेंट कर दो, वो कम पड़े, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करके पेमेंट कर दो। नाउ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पेमेंट कैसे करना है हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर आपके पास IGST का बैलेंस है, CGST का बैलेंस है, SGST का बैलेंस है, यस और नो? I का है, C का है, S का है, यस और नो? एम आई क्लियर? तो पहले क्या करोगे? पहले I को I के साथ सेट ऑफ करोगे। पहले I को I के साथ सेट ऑफ करोगे, और अगर बैलेंस बचा अगर बैलेंस बचा तो C और S और U in any proportion any order, in any proportion any order, yes or no, please confirm। कोई भी प्रपोर्शन में, कोई भी ऑर्डर में यूटिलाइज कर सकते हो, बट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ऐसे आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 नहीं करना है, वो आंसर आ जाएंगे 0। एम आई क्लियर? या बाई, बट यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स, यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स। दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बाजू में रख के एग्जाम थोड़ी देनी है अपने को। एम आई क्लियर? तो यस, आप देखना C का कितना है, S का कितना है, U का क्रेडिट कितना, उसके बाद I यूज करना। Now once I is completely exhausted, I is completely, yes, मेंटोस खा के जाएंगे। I is completely exhausted, जब I खत्म हो जाएगा उसके बाद C पे आओ, उसके बाद S पे आओ। C will be first used for C, S will be first used for S। C को C के लिए यूज करो, S को S के लिए यूज करो। उसके बाद C can be used for I, am I clear? S can be used for I, but S को I के लिए कब यूज करेंगे? Only when CGST is exhausted, yes or no? इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है क्या? मुझे बताओ। ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। एनी प्रॉब्लम टिल हियर, प्लीज कंफर्म। मतलब हाउ टू डू पेमेंट, हाउ टू डू पेमेंट by utilizing electronic credit ledger is very clear। अब आप आती है कैश लेजर की। अब बात आती है कैश लेजर की, तो मेनली हमारा इस चैप्टर में फोकस समझना, हम कौन कौन सेक्शन डील करने वाले हैं। सेक्शन 49 डिस्कस विथ 3 लेजर्स, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। सेक्शन 50 डील्स विथ डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, 51 TDS, 52 TCS जो पार्ट 2 में जाएगा। 51 एंड 52 हमारा पार्ट 2 में जाएगा। देन 53 कैसे आप ITC ट्रांसफर करोगे, एंड 53 है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट्स, अपन देखेंगे आगे, एक एक करके देखेंगे। मैं क्लियर? तो 49 क्या बोलता है, सेक्शन 49 क्या बोलता है, कितने लेजर्स है? 3 लेजर्स, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी लेजर। तो लेट्स कम टू कैश लेजर। मुझे बताओ कैश लेजर का बैलेंस क्या होगा?
जब आप कैश लेजर में पैसा जमा कराओगे तो उस खाते का बैलेंस क्या होगा? परफेक्ट। होगा गौरव। एसजीएसटी के सामने आईजीएसटी का सेट ऑफ होता है। आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इंटरनल डिपार्टमेंट को पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। आएगा, वो पॉइंट भी आएगा। ओके। कैश लेजर में कहां से पैसा आता है? जो आप पैसा जमा करते हो, कैसे जमा करते हो अभी पढ़ेंगे। कैश रिसीव यूजिंग ऑनलाइन मोड और ओटीसी, ओवर द काउंटर। ओटीसी का मतलब ओवर द काउंटर, पढ़ेंगे पेपर कि कैश लेजर में पैसा कैसे जमा होता है। दूसरा, जब मेरा कोई टीडीएस डिडक्ट करता है, और जो भी डिडक्ट करता है वो डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करेगा, और जब वो जमा करेगा तो सपोज मेरा टीडीएस डिडक्ट किया है, सपोज जैसे ही मेरा टीडीएस डिडक्ट किया, सपोज अशोक ने मेरा टीडीएस डिडक्ट किया और अशोक वो टीडीएस जमा करेगा, तो वो मेरे कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि वो पैसा मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ फॉर मेकिंग पेमेंट, येस और नो। जैसे इनकम टैक्स में टैक्स रिलेटेड सोर्स होता है, वैसे जीएसटी में टैक्स रिलेटेड सोर्स है, येस और नो, प्लीज टेल मी। सेम वे जैसे टीसीएस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर मेरा टीसीएस डिडक्ट करेगा तो जमा करेगा तो वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा, और वो पैसा मैं यूज कर सकती हूँ फॉर मेकिंग पेमेंट। क्लियर? एम आई क्लियर? मतलब कैश लेजर में जो पैसा आप जमा करते हो वो आता है, टीडीएस का पैसा आता है, टीसीएस का पैसा आता है। एम आई क्लियर? और मुझे बताओ और कौन सा टैक्स कटता है? बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं। और मुझे बताओ और कौन सा टैक्स कटता है? आंसर फास्ट। नो गौरव, सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने। अरे सिंपल है यार। जो नॉर्मल टैक्स हम पे करते हैं वो मेरा कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? जो नॉर्मल टैक्स मैं पे करती हूँ वो मेरा कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? मैं सिंपल क्वेश्चन पूछा है, जो नॉर्मल में टैक्स पे करती हूँ वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? आंसर। अरे भैया एक कमलेंद्र, मेरे को नहीं समझा। नो गौरव, जो मैं टैक्स पे करती हूँ, सारे ही बोल दो, सी बोल दो, लाइल। ओहो, मैंने कुछ घुमा दिया। वेट। बी की बात करते हैं। बी ने एक तो टैक्स यहां पे किया होगा 1 to A, बी ने एक टैक्स का अमाउंट कैश लेजर में डिपॉजिट किया होगा 2, सी ने बी का टीडीएस रख करके डिपॉजिट किया होगा 3, और इको ने बी का टीसीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट किया होगा 4। आप एक एक करके समझो। ये जो 2 है ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? बी के। ये जो बी का 2 है ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? यस, इलेक्ट्रॉनिक। अरे बाबा 2 की बात कर रही हूं कमलेंद्र। मैंने जो टैक्स जमा किया है, जो ये सी ने टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है, ये बी के कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? ये सी ने बी का टीडीएस डिडक्ट किया है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है, ये बी के इसमें कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? करेक्ट। फोर्थ, ये जो इको ने बी का टीसीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है, ये बी के कहाँ रिफ्लेक्ट होगा?
और ये जो बी ने ए को टैक्स पे किया है, ये बी के कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? ये जो बी ने ए को टैक्स पे किया है, ये बी के कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? एग्जैक्टली। अब समझा मैं क्या पूछ रही थी? अब समझा मैं क्या पूछ रही थी? और ये जो बी सी से टैक्स कलेक्ट करेगा, ये जो बी सी से टैक्स कलेक्ट करेगा, ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? ये जो बी सी से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा, ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? परफेक्ट। अब समझा आप लोग को? अब समझा आप लोग को कौन सा टैक्स क्रेडिट लेजर में जाता है, कौन सा टैक्स कैश लेजर में जाता है, कौन सा टैक्स लाइबिलिटी लेजर में जाता है? इज दिस वेरी क्लियर? सिंपल। मैं तो वैसे पढ़ाती हूँ, जहाँ मुझे डिफिकल्टी आती थी ना समझने में, मैं एग्जैक्टली वही चीज़ पढ़ाती हूँ कि जहाँ मैं, क्योंकि मैं और आप में क्या फ़र्क है? जैसे मैं बच्ची थी आप लोग के टाइम पे, वैसे आप बच्चे हो, तो जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मुझे लगता है एज ए स्टूडेंट जो मुझे समझ में नहीं आया, तो वो एज ए स्टूडेंट आपको भी नहीं आएगा, तो मुझे वो आपको समझा देना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर? Am I clear? Can I go ahead? Okay, let's go ahead. Let's go ahead now. अब अंडरस्टैंड करना है, ये जो कैश लेजर का जो बैलेंस है, ये जो कैश लेजर का बैलेंस है, इसको मैं कहाँ यूज कर सकती हूँ पेमेंट करने के लिए? आई कैन यूज दिस ही इन जीएसटी में हमें 5 चीज़ों का पेमेंट करना होता है। टैक्स, अगर आपने डिले किया तो उस पर इंटरेस्ट, अगर आपने कुछ गलती की तो पेनल्टी, फिर फीस होती है एंड अदर अमाउंट। तो ये 5 पेमेंट, दीज आर मेजर हेड्स, ICSU आर मेजर हेड्स, और इन मेजर के ये क्या है? माइनर हेड्स है। इन मेजर के ये क्या है? माइनर हेड्स है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Getting my point or not? Please confirm. Getting my point? Am I clear? तो कैश लेजर का बैलेंस can be used for making payment of tax, interest, penalty, fee and others. But credit ledger, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस होता है, इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। व्हाट डज दिस मीन? टेल मी, व्हाट डज दिस मीन्स? क्रेडिट लेजर का पेमेंट कैसे यूटिलाइज किया जाता है? नो मतलब CSUI, इन सब का जो टैक्स होता है सिर्फ टैक्स के लिए यूज हो सकता है और सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए यूज हो सकता है। मतलब RCM के अंदर, RCM क्या होता है? A to B, B to C, ये आउटपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स है। तो RCM लग रहा है, और अगर B को पेमेंट करना है तो B कैन नॉट मेक द पेमेंट बाय यूजिंग क्रेडिट लेजर। आपको ये पेमेंट कैश लेजर के थ्रू करके उसका क्रेडिट लेना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज कंफर्म। कोई डाउट? मतलब सपोज मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 1 लाख रुपए का बैलेंस है और मुझे यहाँ पे 20,000 का RCM पेमेंट करना है, 70,000 का ये आउटपुट टैक्स का पेमेंट करना है।
तो 70,000 का पेमेंट, जस्ट अ सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, मेरे क्रेडिट लेजर में 1 लाख का बैलेंस है, मुझे आरसीएम के अंदर 20,000 का पेमेंट करना है, मुझे लाइबिलिटी में 70,000 का पेमेंट करना है, तो मेरी लाइबिलिटी लेजर का बैलेंस कितना होगा, 70। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर यहाँ डाला, इसको ख़त्म किया, इसको पे किया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डाल के 70,000 यहाँ डाला, ये ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया, ये ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया, ये सुनो। अब ये जो 20,000 का मुझे पेमेंट करना है, आई कैन नॉट मेक इट फ्रॉम योर, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 20,000 रुपीज़ जमा करवाना पड़ेगा, 20,000 रुपीज़ जमा करवाना पड़ेगा। मेरी आरसीएम लाइबिलिटी 20 दिखेगी, मेरी आरसीएम की लाइबिलिटी 20 दिखेगी, वो 20 मुझे यहाँ से ऑफसेट करना पड़ेगा, और ये 20 का फिर मैं क्रेडिट ले सकती हूँ। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Getting my point or not? Yes or no? Please confirm. लिंक टूट गई यार। ओके, क्लियर? आगे, any deposit made towards payment of tax, interest, penalty, late fee or any amount will be credited to electronic cash ledger. कहाँ जाएगा? कैश लेजर में जाएगा। यस अनूप, पढ़ा पेन। आरसीएम का क्रेडिट लेजर में जाएगा, नहीं ना। सी अभी अपन अभी अकाउंटिंग एंट्री नहीं देख रहे, सिंपली आपकी एफसीएम की लाइबिलिटी, आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी सब लाइबिलिटी लेजर में दिखती है। आपकी एफसीएम की लाइबिलिटी, आरसीएम की लाइबिलिटी सब आपकी लाइबिलिटी लेजर में दिखता है। गेटिंग माय पॉइंट? एम आई क्लियर? सब आपकी लाइबिलिटी लेजर में दिखता है। तो आपने 70,000 की जो लाइबिलिटी दिखाई उसको क्रेडिट लेजर से ऑफसेट कर दिया, 20,000 की जो लाइबिलिटी दिखाई उसको कैश लेजर से ऑफसेट कर दिया, और जब आपने कैश लेजर से ऑफसेट कर दिया तो दिस 20,000 विल बी योर क्रेडिट लेजर का बैलेंस, जिसमें आपने 70 यूटिलाइज कर दिया, 120 के अगेंस्ट आपका 50 का बैलेंस बचा, जो आप नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। गेटिंग मी? अशोक, व्हाट इज आरसीएम? आरसीएम में तो गया है कैश लेजर में, ये 20,000 मैंने जमा करके आरसीएम का तो पेमेंट किया है। ओके, चलो। एनी डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रिप्रेजेंट्स पेमेंट। क्रेडिट मतलब पैसा जमा करना, डेबिट मतलब पेमेंट करना। यस और नो? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा करना इज क्रेडिट और पेमेंट करना इज डेबिट बैलेंस। तो क्वेश्चन ये आता है कि कैश लेजर में पैसा जमा कैसे होगा, कैश लेजर में पैसे जमा कैसे होंगे? सिंपल, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू, कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे उतना पेमेंट कर दो। ऑफलाइन कर रहे हैं कैसे? बाय एनईएफटी या बाय आरटीजीएस, अगेन नो लिमिट। बाय एनईएफटी और बाय आरटीजीएस नो लिमिट, बट आप ओवर द काउंटर पे जाके पेमेंट कर रहे हैं तो 10,000 रुपीज पर चालान पर टैक्स पीरियड, बाय कैश, बाय चेक और डीडी, मतलब कैश ले गए। अब आप कैश ले गए तो ऐसा नहीं कि जितना चाहे उतना कैश के थ्रू जमा कर सकते, नहीं। दो कंडीशन है, 10,000 पर चालान
पर टैक्स पीरियड, पर चालान पर टैक्स पीरियड, दो कंडीशन है, पर चालान पर टैक्स पीरियड, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्या कंडीशन है? पर चालान पर टैक्स पीरियड, गेटिंग माई पॉइंट? मतलब क्या है इसका? अगर आपका टैक्स पीरियड कितना है, हर महीने का टैक्स पीरियड होता है आपका, अप्रैल का मई का जून, यस और नो? हर महीने का टैक्स पीरियड होता है, यस और नो? तो आप सपोज आप 10,000 के आप सोचोगे मैं 10 चालान बना लूँ, पॉसिबल नहीं है। 10,000 के 10 चालान बना लूँ, क्योंकि टैक्स पीरियड भी है। चालान का अमाउंट भी 10,000 से ऊपर नहीं हो सकता है और टैक्स पीरियड से भी 10,000 के ऊपर नहीं हो सकता है। इन शॉर्ट मैक्सिमम 10,000 आप ओवर द काउंटर जाके पेमेंट कर सकते हैं। एम आई क्लियर? यस। एंड एनी अदर मोड, एग्जाम में ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आगे ओके नेक्स्ट, कहाँ पे ये ओवर द काउंटर की लिमिट नहीं आएगी, मतलब एक्सेप्शन, कहाँ पे 10,000 की लिमिट नहीं आएगी, कहाँ पे ये ओवर द काउंटर की लिमिट नहीं आएगी, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओवर द काउंटर की लिमिट कहाँ पे नहीं आएगी? हाँ बैंक में होता है, जो भी ऑथोराइज बैंक होती है वहीं पे होता है गौरव। नाउ फर्स्ट, proper officer or any other officer authorized to recover outstanding dues including attachment proceedings or sale of movable and immovable property। सिंपल है यार, रिकवरी हो रही है, वसूली, सामने वाले ने टैक्स पे नहीं किया था, वसूली हो रही है। अब वसूली होने के बाद, अब वसूली हो जाने के बाद, गेटिंग माई पॉइंट, अब मैं ये थोड़ी बोलूँगी कि 10,000 के ऊपर नहीं कर सकते, ये रूल साहूकार के लिए होते, चोरों के लिए रूल्स नहीं होते। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर? तो ऐसे केस में आप वसूली करके फिर जितना चाहे उतना पैसा ओवर द काउंटर जमा कर सकते हो। या दूसरा, टू कलेक्ट द अमाउंट बाय वे ऑफ कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट डूइंग इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट एक्टिविटी एंड एड हॉक डिपॉजिट। सिंपल, जब इन्वेस्टिगेशन भी किसका होता है? चोरों का। अपन ने कोई गलत काम किया जो अपना इन्वेस्टिगेशन होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को जब पे करने की बात आती है तो उनके लिए कोई 10,000 की लिमिट नहीं होती है। एंड पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर, हाँ तो पकड़ा गया ना, पकड़ा गया कि नहीं गया, वो चोर हो गया, साहूकार नहीं रह गया। एम आई क्लियर? तो इस तीन, फर्स्ट इज रिकवरी के केस में, इन्वेस्टिगेशन केस में प्रॉपर ऑफिसर अगर रिकवरी कर रहा है तो ओवर द काउंटर की लिमिट नहीं आती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है तो ओवर द काउंटर की लिमिट नहीं आती है। गवर्नमेंट पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर करता है तो ओवर द काउंटर की लिमिट नहीं आती है। क्लियर? अब किस दिन माना जाएगा कि आपने डिपॉजिट किया? डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यू। Which date is considered as date of deposit of the tax? I hope you get your point. Simple understand करना। आपके क्रेडिट लेजर में पैसा रखा है, कैश लेजर में 1,00,000 रुपए रखा है, यहाँ पे 2,00,000 रुपए रखा है, इसको पेमेंट नहीं माना जाएगा जब तक आप ये डेबिट एंट्री नहीं करोगे। डेबिट एंट्री एक्चुअली पेमेंट एंट्री है ना? डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट बाय डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जैसे आप कैश लेजर को डेबिट करोगे या क्रेडिट लेजर को डेबिट करोगे तभी तो वो पैसा किसके खाते में जाएगा? गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। उसे डेट ऑफ पेमेंट माना जाता है। एम आई क्लियर? तो अगर आपने कभी प्रैक्टिकली देखा होगा, लास्ट दिन जिस दिन रिटर्न फाइल करते हैं, चालान बनने जाते हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है कि आपने चालान तो जमा कर दिया पर आपने 3B फाइल नहीं किया। 3B फाइल करने का मतलब ऑफसेट करना हुआ कि नहीं हुआ? चालान जमा करना सफिशिएंट नहीं है। चालान जमा करने का मतलब आपने अपने खाते में ही पैसे जमा किए। चालान जमा करने का मतलब होता है आपने अपने खाते में ही पैसे जमा किए हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
जब तक आप उसको ऑफसेट नहीं करोगे तब तक पेमेंट नहीं होता है। तो अगर आपने चालान जमा कर दिया, 20th की ड्यू डेट थी, आपने चालान जमा कर दिया पर आपने ऑफसेट नहीं किया, 21 से आपको पर डे का इंटरेस्ट पेनल्टी लगने लग जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, अब कैश लेजर में पैसा जमा हो गया। अपन ने क्या पढ़ा? कैश लेजर में पैसा जमा कैसे किया जाता है। जमा तो कर दिया, जमा करके अचार थोड़ी बनाना है उसका, उस पैसे को क्या करना है? यूटिलाइज करना है, यूटिलाइजेशन। करेक्ट। क्लियर? am I clear? राइट? तो अब यूटिलाइज कैसे किया जाएगा समझना। हमारे पास IGST, CGST, SGST और UTGST एंड सेस, ये हमारे पास मेजर हेड है। और हर मेजर हेड के 5 माइनर हेड होते हैं। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर अमाउंट। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर अमाउंट, ये हमारे मेजर हेड के ये 5 क्या है? माइनर हेड है। गेटिंग माय पॉइंट? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? नाउ अब पहले आपको क्या करना पड़ता है? पहले आपको पैसे ही जमा करना पड़ता है। सपोज मैंने 10,000 रुपीज़, सपोज मैंने 10,000 रुपीज़ कहाँ जमा किए? आई के टैक्स के कॉलम में, आई के टैक्स के कॉलम में मैंने पैसे जमा किए। अब मैं क्लियर? और सपोज मैंने 2,000 रुपीज़ सी के आई के कॉलम में जमा किए, मतलब ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का क्रेडिट बैलेंस है। अब सपोज मुझे 12,000 रुपीज़ का IGST का टैक्स का पेमेंट करना है। मुझे क्या पेमेंट करना है? ये मेरी लायबिलिटी है, ये मेरी लायबिलिटी है। मुझे 12,000 रुपीज़ का आई का टैक्स का पेमेंट करना है। कितने पॉइंट? अपने मन में क्या आएगा? सर 12 मुझे आपको देने हैं, मेरे 12 आपके पास रखे हुए हैं, तो मैं उससे ऑफसेट कर लूँ। है ना? बट ये ऐसा नहीं था। अमेंडमेंट आया है पर ऐसा नहीं था। इनका कहना है ओके आपको 12 पे करने हैं, पर आपको 12 क्या पे करने हैं? IGST का टैक्स पे करना है। और आपके IGST में सिर्फ 10,000 का ही बैलेंस है टैक्स के कॉलम में, तो आप सिर्फ 10,000 एडजस्ट कर सकते हो। अरे 2 सी का भी तो रखा है। नहीं, सी का नहीं कर सकते। वेट कमलेंद्र, अमेंडमेंट आया है, सी का नहीं कर सकते। मेरा पैसा तुम्हारे पास रखा हुआ है, वो सी में रखा है, एस में रखा है, आई में रखा है, की फर्क पैंदा? हाँ ना? बट नो, नो, इन गेटिंग माय पॉइंट? नो। इस चक्कर में लोगों का पैसा ब्लॉक हो जाता था कि मेरा पैसा रखा हुआ है, फिर भी तो मुझे यूटिलाइज करने नहीं दे रहे हो। फिर तुम बोलते हो आप है ना पहले क्या करो, पहले आप है ना 2,000 रुपये यहाँ पे ऐड करो, फिर ये 2,000 का 12,000 से टोटल ऑफसेट करो, और ये जो 2,000 आपके पास रखे हैं ना, इसको क्या करो? रिफंड क्लेम करो। वी ऑल नो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, हाँ तेनू तो फर्क नहीं पैंदा, मैनू तो फर्क पैंदा। मैं कहूँ मेरा पैसा रिफंड है, तुम वी ऑल नो रिफंड इज नॉट एन इजी जॉब। फंड्स भी ब्लॉक हो रहा है, रिफंड लेने की बात करते हो, रिफंड का पेपर वर्क करने में जान निकल जाती है। ये इतना बड़ा इशू था ना, इस इशू के लिए अमेंडमेंट आया, इस इशू का अमेंडमेंट आया। मतलब पहले क्या था? पहले अर्लियर इंटर और इंट्रा, नो एडजस्टमेंट अलाउड। मतलब यहां पे सपोज, चलो यहां पे 2,000 हटा दो,
यहाँ पे 2000 रखे, मुझे पे क्या करना है? साढ़ू तो फर्क पैंदा छे। हाँ, मुझे IGST का टैक्स पे करना है 12, और मेरे IGST में 12 रखे, पर टैक्स के नाम पे 10 रखे हैं, फीस के नाम पे 2 रखे हैं। तो इनका बोलना है मैडम ये क्या है, ये टैक्स है, ये क्या है, ये टैक्स है, ये कर लो, पर ये नहीं कर सकते। इंट्रा एक हेड के तुम इंट्रा मतलब विद इन हेड ही माइनर टू माइनर शिफ्ट करने नहीं दे रहे हो, मेजर के माइनर में शिफ्ट करने नहीं दे रहे हो, तो तुम किसी और मेजर और दूसरे मेजर में शिफ्ट करने दे सकते हो क्या? घर की घर में ही नहीं बांट रहे हो तो क्या तुम बाहर बांटोगे? ऐसे बोलते ना, जैसे आई कीप ऑन टेलिंग माई सन लाइक दिस, ही नेवर शेयर विथ मी ऑल्सो, because you don't even give your mom, how will you give to others? पहले घर में तो बांटना सीखो, फिर बाहर बांटना। तो ये रूल था कि विद इन मेजर हेड, रूल क्या था? करेक्ट, तो मेरा ही नहीं तो दूसरे का क्या हो सकता है? सही बोला अशोक। अब मैं लो मेजर के बेदी नहीं है वो, मेजर के माइनर का अलाउ नहीं था, नॉट अलाउड। तो मेजर तो भूल जाओ, सोचो ही मत, सोचो ही मत। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Am I clear? Getting my point or not? ये इसलिए अमेंडमेंट आया, और बहुत लॉजिकल अमेंडमेंट आया है। इनका कहना है नहीं अब हम बदल गए, हम घर का बेदी ढंका नहीं ढाए, लंका नहीं ढाए। ओके, क्या कहना है? क्या कहना है? क्या पेमेंट करना है? 12,000। किसका पे करना है? IGST का। उसमें किसका पे करना है? टैक्स का। आपकी डिपॉजिट में क्या रखा है? आई का टैक्स 10,000 रखा है, ठीक है, और सी का आई रखा है। आप एक काम करो, आप एक फॉर्म भर दो, GST पेमेंट 9, GST पेमेंट 9 एक फॉर्म भरो, और CGST के इंटरेस्ट से ये अमाउंट IGST के टैक्स में शिफ्ट करवा दो। Am I clear? ये फॉर्म भर दो, और ये फॉर्म भर के जो आपका CGST के इंटरेस्ट में 2000 रखा है ना, उसे IGST के टैक्स में शिफ्ट करवा दो। तो अब ये यहाँ ना रह के ये यहाँ आ गया, तो ये कितना हो गया? 12,000 हो गया। Getting my point or not? And now you can use this. Am I very clear? तो क्या इंट्रा और क्या इंटर, ये फॉर्म लो और जहाँ जिसको ले जाना है ले जाओ। Am I clear? Am I clear? झंझट खत्म रिफंड की। मनोज सर की भाषा में क्या है? मनोज सर की भाषा में क्या है ये? जमल जमल। सब तेरा सब मेरा, जमल जमल है। मैं क्लियर? समझा? तो लेट्स सी, ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। समझो, 1 जनवरी को आया था। provides a facility to the registered person to transfer an amount from one major or minor head to another major or minor head in electronic cash ledger. The amount available in the electronic cash ledger can be utilized for payment of any liability for the major and minor heads. For instance, if the registered person has made a deposit of tax erroneously, that is by virtue of human error, and a particular head of a specific head,
the same can be transferred to respective intended head and by form GST payment 9. The form can be used either transfer of erroneous deposit, कोई आपने गलती से किसी और खाते में डाल दिया, या transfer of the amount already lying unutilized under any of the minor heads in electronic cash ledger. अगर आपके ऑलरेडी बैलेंस रखा था, आपको कहीं और यूज़ करना है, उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दो. अगर आपको कैसे और यूज़ करना है, गलती से आपने कहीं और जमा कर दिया, तो पेमेंट जीएसटी पेमेंट 9 का फॉर्म भर दो. गेटिंग माई पॉइंट? सब अलाउड है. मतलब ये अमेंडमेंट के कारण इनको एक नया सेक्शन ऐड करना पड़ा, सेक्शन 53A. पढ़ेंगे अपन लास्ट में, 2 सेक्शन पढ़ेंगे, 53 एंड 53A. क्या लिखा है? द न्यू सेक्शन 53A प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कॉन्सिक्वेंशियल टू द अमेंडमेंट इन सेक्शन 49, allowing transfer of an amount from one head to another head in the electronic cash ledger of the registered person. I hope you are getting my point. देखो क्या बोला गया है. IGST में टैक्स में 10,000 रखा था, CGST के इंटरेस्ट में 2,000 रखा था. आपने क्या किया? आपने फॉर्म यूज़ करके ये पैसा IGST के टैक्स में यूज़ कर लिया कि नहीं कर लिया? तो अब इनका क्या कहना है, आपको इस कारण से आपको क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट भी तो भेजना पड़ेगा. allowing transfer of an amount from one head to another head. Am I clear or not clear? अपन आखिरी में देखेंगे. ओके, तो ब्लू पॉइंट क्या बोलता है? प्रायर टू अबाउ अमेंडमेंट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू क्लेम अ रिफंड. पहले अमेंडमेंट क्या था? अमेंडमेंट के पहले क्या था कि रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना पड़ेगा? रिफंड क्लेम करना पड़ेगा ऑफ सच एरोनियस डिपॉजिट और अनयूटिलाइज्ड अमाउंट using the prescribed form and make a fresh deposit of tax for utilization under the appropriate head. पहले क्या था? जो पैसा रखा है वो यूज़ नहीं हो रहा है, रिफंड लो और 2,000 अलग से जमा करो. एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? पर आप क्या हो रहा है, पेमेंट 9 का फॉर्म डालो और जिसको जहाँ शिफ्ट करना है वहाँ शिफ्ट कर लो. गेटिंग मी? कोई कंफ्यूजन? इज कैश लेजर क्लियर? Is cash ledger clear? Is cash ledger clear? Please confirm. Next, credit ledger. Credit ledger किसकी बात करता है? Credit ledger किसकी बात करता है? आप जो आउटपुट टैक्स भरना है, आउटपुट टैक्स भरने के लिए आप किसको यूटिलाइज कर सकते हो? क्रेडिट लेजर को. पर ओनली टैक्स क्या लिखा है? इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस इन मंथली रिटर्न. कहाँ इनपुट टैक्स कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? इनपुट टैक्स कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? आईटीसी लेजर में, क्रेडिट लेजर में. यस, द क्रेडिट इन दिस लेजर can be used for making payment of only tax and that too only output tax. Clear? Next, you cannot use the ITC balance for making payment of tax under RCA. मैंने अभी आपको समझाया है. आप सिर्फ आउटपुट टैक्स का पेमेंट करने के लिए क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज कर सकते हो. इनपुट टैक्स का पेमेंट करने के लिए क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज नहीं कर सकते. इनपुट टैक्स का अंडर आरसीएम पेमेंट करना है, कैश लेजर के थ्रू पे करके उसका क्रेडिट ले लो. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज कंफर्म. फ्रॉम ऑलरेडी आता है हाउ टू यूटिलाइज आईटीसी. आई फॉर आई and if balance left for C, S or U in any proportion in any order. Once I is completely exhausted, then C for C and balance left for C for I. Am I clear? S for S and balance left for I. ITC of CGST has to be first utilized
fully and then only you can use S for I. Am I clear? Am I clear? और C का S का C से पेमेंट नहीं हो सकता है. Am I very clear till here? Please confirm. Next, condition of use of amount available in electronic credit ledger. ये अमेंडमेंट आया था और ये Jan 21 में पूछ भी लिया. कंडीशन ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. क्या कहना है? इन केस मुझे बताओ, अपन ने सेक्शन 16 पढ़ा था. अपन ने क्या सेक्शन 16 पढ़ा है आईटीसी चैप्टर में? सेक्शन 16 क्या बोलता है? आपके पास 16(1) बोलता है आप रजिस्टर होना चाहिए हो, आपको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए. 16(2)A बोलता है इनवॉइस की कॉपी होना चाहिए. 2A. 2B क्या बोलता है? गुड सर्विस मिल जाने चाहिए. 2C क्या बोलता है कि आपने टैक्स पेमेंट कर देना चाहिए. 2D क्या बोलता है कि आपने रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, तभी जाके आपको आईटीसी अवेल कर सकते हो. तो क्या लिखा है? इन केस द कमिश्नर और ऑफिस ऑथोराइज बाय इन दिस वे नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर एंड अबाउ, उनके पास रीजन है टू बिलीव दैट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो पैसा रखा है वो आपने फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है. जो क्रेडिट लेजर में आपके पास पैसा रखा है वो या तो इनएलिजिबल है या फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है. तो वो क्या करेंगे? वो आपको बोलेंगे भैया रुको, यू कैन नॉट यूज दिस मनी. तो क्वेश्चन ये आता है कि उनको कब शक होगा? द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल ऑन स्ट्रेंथ ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट्स or any other document prescribed issued by a registered person who has found non-existent or not to be conducting any business from any place of which registration has been obtained or without receipt of goods or service. both. आप जिस इनवॉइस की बेसिस पे आप क्रेडिट ले रहे हो वो इनवॉइस इस बंदे ने इशू किया वो डमी है ही नहीं, या आपके पास गुड्स नहीं आया या आपके पास सर्विस नहीं आया. गेटिंग माय पॉइंट? राइट. फिर दूसरा पॉइंट, द क्रेडिट ऑफ आईटीसी हैज बीन अवेल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और इन द डॉक्यूमेंट द टैक्स रिस्पेक्ट ऑफ हैज नॉट बीन पेड टू गवर्नमेंट. टैक्स पे नहीं किया आपने. थर्ड, द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग आईटीसी हैज बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टिंग, मतलब रेसिपेंट गायब. The registered person availing ITC is not in possession of tax invoice. इसके पास कॉपी नहीं इनवॉइस की. तो ऐसे केस में कमिश्नर और द ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम अंडर सबसेक्शन 1 में अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड दिस दैट कंडीशन ऑफ डिसअलाउइंग क्या कर देगा? आपको डिसअलाउ कर देगा कि आप इसे, ये जो बैलेंस आपके पास क्रेडिट लेजर में रखा है आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते. राइट. सच रिस्ट्रिक्शन shall cease to have effect after expiry of 1 year from the date of imposing restriction. समझना? हाँ करेक्ट वही है. मतलब सिंपल, जैसे लगा गड़बड़ है रोक दिया. रोकने के बाद आप जिंदगी भर तो रोक नहीं सकते ना, या तो प्रूफ करो. साल भर का टाइम दिया है प्रूफ करने के लिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है. प्रूफ कर दिया तो बात खत्म. अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो आफ्टर 1 ईयर रिस्ट्रिक्शन विड्रॉ हो जाएगा. Am I clear? Am I clear? Next, electronic liability ledger. Electronic liability ledger. Liability ledger क्या होता है? Electronic liability register will reflect the total tax liability. What do you mean by total tax? What do you mean by total tax? What do you mean by total tax? Tell me. RCM हो कि FCM हो, सब ने टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी तो आता ही है. RCM और FCM की लायबिलिटी भी आती है. करेक्ट. अब ये इंपॉर्टेंट है, आप जब लायबिलिटी का पेमेंट करने जाओगे आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा? पहले पुराने पाप धो. सपोज अभी कौन सा मंथ चल रहा है? यस, आज है 19 अक्टूबर.
सितंबर मंथ का ड्यू डेट इज 20th अक्टूबर, यस और नो? सितंबर मंथ का ड्यू डेट क्या है? 20th अक्टूबर है, यस और नो? करेक्ट? रख लो। अब सपोज आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर सब आउटस्टैंडिंग है, कछु पेमेंट नहीं के लो, कुछ भी पेमेंट नहीं किया, कुछ भी पेमेंट नहीं किया, और आप जागे हो अभी कि मैं सितंबर मंथ का पेमेंट करूंगा 20 अक्टूबर को, तो तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। पहले अपने पुराने पाप धो। पहले अपने पुराने पाप धो। गेटिंग माई पॉइंट नॉट? उसके बाद वो पाप धोने के बाद फिर करंट वाले पाप धो। Am I clear? उसके बाद भी अगर आपको कोई डिमांड आया है अंडर सेक्शन 73 और 74, डिमांड आता है, डिमांड आता है अंडर 73 और 74, 73 इज मिस्टेक, 74 इज फ्रॉड। डिमांड आता है 73 के अंदर, 74 के अंदर, 73 इज मिस्टेक, 74 इज फ्रॉड, तो इसी ऑर्डर में पेमेंट जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ऑल ड्यूज, am I clear? Am I clear? तो all dues related to previous period, all dues related to current tax period, all dues related to demand, तो क्या लिखा है? सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज ऑफ प्रीवियस पीरियड टू डिस्चार्ज फर्स्ट। तो अदर ड्यूज का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड अदर अमाउंट। क्योंकि इनका क्या कहना है? पहले ऑल ड्यूज का मतलब टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड अदर्स। Am I clear? Tax, interest, penalty, fees and others. Getting my point or not? संजना, A to B, B to C। जब B सप्लाई करेगा और C से पैसा कलेक्ट करेगा, तो B जब GSTR 1 फाइल करेगा, तो GSTR 1 जैसे ही फाइल करेगा तो B की लायबिलिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्लियर संजना? जैसे ही 1 करेगा तो 1 से उसकी लायबिलिटी आ जाएगी। क्लियर? क्या लिखा है? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड टू बी डिस्चार्ज फर्स्ट, देन सेल्फ असेस टैक्स and other dues of current period has to discharge next. Then after, any amount payable including demand determined under 73 or 74 is to be discharged. In other words, the liability, if any, arising out of demand notice and any adjudication proceeding comes last. अगर आपके अगेंस्ट कोई डिमांड आया है या आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग हुई है, उसके अगेंस्ट आपको कोई पेमेंट करना हो तो सबसे आखिरी में होगा। और ये सीक्वेंस फॉलो करना मैंडेटरी है, मैंडेटरी। आगे प्रिजम्पशन दैट बॉस जीएसटी कौन सा टैक्स है? जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब पे कोई और करता है, बेयर कोई और करता है, पे कोई और करता है, बेयर कोई और करता है, तो जीएसटी में ये प्रिज्यूम किया जाता है, ये अज्यूम किया जाता है कि जैसे ही आपने बर्डन क्या कर दिया, पास ऑन कर दिया। क्या लिखा है?
Subsection 9 of 49 contains a deeming clause. Deeming clause मतलब this part of section provides that when a taxable person has paid GST under the corresponding act, the taxable person is deemed to have passed on the incidence of such payment to the recipient. Thus, if tax has been paid under CGST Act, the taxable person is deemed to have passed on the incidence to the recipient. अब मैं क्लियर, अगर ये मान लिया जाता है, अगर ये नहीं हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि बर्डन पास ऑन नहीं हुआ है. गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? क्लियर? देखो शॉर्टकट आ गया. मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट. आप क्या करोगे, पेमेंट कैसे करोगे? बाय डेबिटिंग क्रेडिट लेजर or by debiting cash ledger. Credit ledger can be used only for making payment of output tax. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Next, cash ledger में आप टैक्स हो, इंटरेस्ट हो, फीस हो, पेनल्टी सब कर सकते हो. क्लियर? आगे कितने लेजर थे? 3. कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी लेजर. कैश लेजर में पैसा कहाँ से आता है? जो आपने डिपॉजिट किया वो आता है, जो टीडीएस आपका कटा वो आता है, जो टीसीएस आपका डिडक्ट हुआ वो आता है. मैं क्लियर? एंड इन दैट केस आप ये कैश लेजर कैन बी यूटिलाइज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट. हाँ, डिपॉजिट में सब आ गए ना, ओटीसी भी आ गया ना, इंटरनेट बैंकिंग भी आ गया, ऑनलाइन भी आ गया, ऑफलाइन भी आ गया. क्लियर? Am I clear? यहां तक कोई कंफ्यूजन? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आपने जो इनपुट टैक्स पे किया होगा ना वो आपके क्रेडिट लेजर में आएगा. एंड दैट कैन बी यूज ओनली फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? नेक्स्ट, नो, ओनली आउटपुट, नो इनपुट. आरसीएम वाला क्रेडिट लेजर से नहीं जाएगा. आरसीएम वाले के लिए आपको कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा. यस और नो? क्या बोल रहे हो मेघना? मेरे को समझा नहीं, आप क्या पूछ रही हो? क्या इफ रिफंड ऑफ इंटरेस्ट अराइजेस टू, क्या मतलब है इसका रिफंड ऑफ इंटरेस्ट? मेघना, गौरव, आई हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट यू पीपल आर ट्राइंग टू आस्क. हाँ, रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है ना, पढ़ेंगे अपन. लायबिलिटी लेजर में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर विल रिफ्लेक्ट द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर. एम आई क्लियर? क्लियर? तो ये देखो वापस सेम आ गया. कैश लेजर में आपने पैसा जमा किया, आपने जमा किया तो वो पैसा डिपॉजिट या दिखा, आपका टीडीएस दिखा, आपका टीसीएस दिखा. ये आप कैसे यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग पेमेंट? आरसीएम आपका मतलब, बाबा एक मिनट, मैं क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज नहीं कर सकती फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ आरसीएम. आई विल मेक पेमेंट ऑफ आरसीएम थ्रू कैश लेजर और फिर मैं उसका क्रेडिट ले लूंगी. सी मेघना, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट.
मुझे बताओ, यहाँ पे ए टैक्स गवर्नमेंट को देगा, यहाँ पे बी टैक्स गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि यहाँ पे एक जगह एफसीएम लग रहा है, एक जगह आरसीएम लग रहा है, पर दोनों जगह टैक्स किसके जेब से जा रहा है? दोनों जगह टैक्स किसके जेब से जा रहा है? आंसर, फटाफट आंसर करो। पहले इसका तो आंसर करो। बी की जेब से। तो बी को 10,000 का भी क्रेडिट चाहिए, 2,000 का भी क्रेडिट चाहिए, पर यहाँ पे बी को 2,000 का टैक्स खुद से पे करना पड़ेगा। तो बी कैश लेजर को यूटिलाइज करके पेमेंट कर देगा और उसके बाद इसका क्रेडिट ले लेगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? क्लियर? आफ्टर नेटिंग का मतलब क्या है? नेट लायबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर विल रिफ्लेक्ट द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर आफ्टर नेटिंग। वो अपन बाद में देखेंगे, पर बेसिकली इट इज योर आरसीएम एंड एफसीएम की लायबिलिटी। क्लियर? हम बाद में देखेंगे, अपन क्वेश्चन में करेंगे मेघना। ओके, तो मेरे पास कैश लेजर में पैसा जमा किया, जमा करने के बाद उसको यूटिलाइज करूंगी फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट फीस, और बैलेंस पैसा जो है आई कैन क्लेम एज रिफंड। आई कैन क्लेम एज रिफंड। है मैं क्लियर? देन क्रेडिट लेजर का पैसा कहाँ से आएगा? जो इनपुट पे मैंने टैक्स पे किया वो आएगा, एंड दिस कैन बी यूज ओनली मेकिंग पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। क्लियर? देन लायबिलिटी लेजर में क्या क्या लायबिलिटी आएगी? आपको टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, फीस पे करना है, कोई अदर ड्यूज पे करना है, आउटपुट टैक्स पे करना है, आउटपुट टैक्स ओनली विथ क्रेडिट लेजर, और कुछ और है तो विथ कैश लेजर। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज कंफर्म। Clear? So this completes your section 49. This completes your section 49. 50 में अभी नहीं ले रही हूँ कि 50 में टाइम लगेगा। लेट्स गो टू 53. 50 में टाइम लगेगा। आई टेक 50 टुमारो। लेट्स गो टू 53, और 50 इंपॉर्टेंट है। 53 एक है और एक 53A है, समझना। पहले से 53 था, पहले से 53 था। क्यों? मुझे बताओ। देखो क्या है, ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी किसका है? सीजीएसटी का। समझना, समझना। आपका आईटीसी किसका है? सीजीएसटी का। और आप इसको किसके अगेंस्ट यूज कर रहे हो? आईजीएसटी का। तो क्या करना पड़ेगा? अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी सो यूज इज ट्रांसफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम सीजीएसटी अकाउंट टू आईजीएसटी अकाउंट। समझा कि नहीं समझा? पैसा ये तो आपने एडजस्टमेंट तो कर दिया, पर ये पैसा किसके पास जाना चाहिए? सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के सीजीएसटी खाते में रखा है 10,000 रुपये। समझो, नंबर समझो। अब मुझे पेमेंट क्या करना है? मुझे 8,000 का आईजीएसटी का पेमेंट करना है। क्या मैं 10,000 को यूज कर सकती हूँ क्या? अरे कौशिक, कर सकती हूँ ना, ये आईजीएसटी है।
CGST can be used for IGST, yes or no, Kaushik? राइट, मैं क्लियर? अब मैंने 8,000 ये यूज कर लिया, मुझे आंसर करो ना, ये 8,000 किसके पास जाना चाहिए पैसा? ये 8,000 पैसा किसके पास जाना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 अकाउंट होते हैं, आई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट IGST के पास जाना चाहिए, यस और नो? तो ये पैसा 8,000 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस खाते से निकाल के, CGST के खाते से निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट के IGST के खाते में डालना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? राइट, ये 53 था, 53 पहले से था, क्योंकि ये जो देखो, अंडरस्टैंड करो, इनपुट टैक्स क्रेडिट, I for I, C S I, C S और U, C I S I। अब पैसा अगर यहाँ रखा है और मैंने यूज सपोज S में किया, तो ये पैसा निकाल के S के खाते में डालना तो पड़ेगा ना। है ना? ये हमें बोला सेक्शन 53 ने। अब इसके बाद आया कैश लेजर। कैश लेजर के आई के टैक्स में 10,000 रखा है, सी के इंटरेस्ट में 2,000 रखा है, मैंने पेमेंट 9 फॉर्म सबमिट करके ये 2,000 यहाँ डाल दिया। बड़ी पैसा रखा कहाँ है? CGST के इंटरेस्ट में रखा है, इसको IGST को टैक्स को देना पड़ेगा, तो ये पैसा गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि नहीं शिफ्ट। इसके लिए कौन सी एंट्री ऐड करी उन्होंने? 53A। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? 53A पहले नहीं था, ये अमेंडमेंट आया कि आप पेमेंट नंबर फॉर्म नंबर 9 से आप यूज कर सकते हो, तो भैया पैसा डालो ना। क्लियर और नॉट क्लियर? देखो, ITC ऑफ IGST किसके लिए यूज किया? C के लिए यूज किया, U के लिए यूज किया, S के लिए यूज किया। अगर C के लिए यूज किया है, अमाउंट इक्विवेलेंट टू ITC, so use it transferred by central government from IGST account to CGST or UTGST account, yes or no? Yes or no? Use for SGST, amount equivalent to ITC, so use as transferred by central government from IGST account to the respective SGST account of the state government, yes or no? ये पूरा वही जो ऊपर डायग्राम में समझा वर्ड्स में लिख दिया। तो ये हमारा 53 और सेम 53A। 53 is for credit ledger and 53A is for cash ledger, yes or no? And last सिर्फ कल एक सेक्शन बचेगा, सेक्शन 50, वो अपन कर लेंगे। ये सिर्फ चालान के बारे में है, ये सिर्फ रीड कर लेना, कभी कभी MCQ आ जाते हैं। चालान का CPIN का मतलब क्या होता है? कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर चालान का एक नंबर क्रिएट होता है, कितने डिजिट का होता है? 14 डिजिट का होता है। कितने दिन के लिए वैलिड होता है? 15 डेज के लिए। CIN, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, इज जनरेटेड बाय बैंक्स वंस पेमेंट इज ड्यू ऑफ चालान सक्सेसफुली। इट इज एन 18 डिजिट नंबर, जिसमें 14 डिजिट क्या होता है? वो CPIN होता है, और 4 डिजिट क्या होता है? बैंक कोड होता है। BRN नंबर इज बैंक रेफरेंस नंबर, is a transaction number given by bank for payment against a challan.
EFPB's electronic focal point branch. There are branches authorized below, authorized bank which are authorized to collect GST. तो उनका नंबर होता है. Are manual challans allowed? नहीं. अब manual challans are not allowed. It's compulsorily online challan. How many types of challans are prescribed? The single challan, tax, interest सबके लिए एक ही चालान होता है. चालान कितने के लिए वैलिड होता है? 15 डेज के लिए वैलिड होता है. गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर? तो हमारा सिर्फ पार्ट 1 में एक ही सेक्शन बचा है, सेक्शन 50, विच आई टेक टुमारो अलॉन्ग विथ पार्ट 2. yes or no? Clear till here? Clear till here? Any confusion till here? Okay.